हेलो बच्चों, मैं देवकार शर्मा स्वागत करता हूं आपका और हमारे यूट्यूब चैनल साइंस कनेक्शन में। तो आज हम लोग फिज़िकल वर्ल्ड का सेकेंड लेक्चर करने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि साइंस किसे कहते हैं, साइंस किस शब्द से बना है, फिज़िक्स किसे कहते हैं और फिज़िक्स किस शब्द से बना हुआ है। ठीक है, आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन एक करने वाले, एक टुकड़ा करने वाले हैं फिज़िकल वर्ल्ड का। ये लेक्चर नंबर 2 है, फिज़िकल वर्ल्ड का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम लोग दो टॉपिक आज कवर करने वाले हैं, एक साइंटिफिक मेथड ऑफ नेचर और दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स। ठीक है, साइंटिफिक मेथड को हिंदी में हम लोग बोलते हैं वैज्ञानिक विधि। मतलब नेचर को स्टडी करने के लिए जो भी विधि होते हैं, प्रोसेस होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार से हो सकते हैं या कितने स्टेप्स में होते हैं। ठीक है, तो कोई भी नेचर को स्टडी करना हो तो 6 स्टेप में हम मेथड लगाते हैं, विधि लगाते हैं। ठीक है, इस विधि को हम लोग साइंटिफिक मेथड कहते हैं। नेचर को स्टडी करने का जो सिस्टम है वो 6 स्टेप में है। पहला हम लोग क्या करते हैं, साइंटिफिक मेथड में पहला काम होता है हम लोग का ऑब्जर्वेशन करना। ऑब्जर्वेशन को हिंदी में बोलते हैं अवलोकन करना। ठीक है, देखना। जैसे कि आप देखते होंगे कि आप न्यूटन साहब के साथ घटना देखें कि वो जब बगीचे में बैठे हुए थे तो एप्पल जो था वो नीचे गिरा। ठीक है, और भी बहुत सारे घटनाएं, जैसे आप अपने अगल बगल में देखते होंगे किसी को साइकिल चलाते हुए, तो जब देखते होंगे कि जब उसने आदमी शुरुआती समय में जब वो आदमी कमर टेढ़ा कर रहा है तो वो नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो आप ऑब्जर्वेशन करते हुए देखते हैं। आप जब देखते हैं कि मार्कर को जब हम यहाँ छोड़ते हैं तो वो नीचे गिरता है। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पे हम लोग क्या किए, पहला स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, साइंटिफिक मेथड का पहला जो चरण है वो ऑब्जर्वेशन है, अवलोकन है। देखो यहाँ पे गेंद ऊपर से छोड़े वो नीचे आ गया, तो ये ऑब्जर्वेशन हुआ। ठीक है, अब उस ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड और मान के चलिए कि एक और ऑब्जर्वेशन मान के चलिए कि वर्षा क्यों होती है। ठीक है, और वर्षा के दिनों में इंद्रधनुष क्यों दिखाई देते हैं, ये सब ऑब्जर्वेशन हुआ। ठीक, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब नियंत्रित प्रयोग करते हैं। हम नियंत्रित प्रयोग कहाँ किया जा सकता है सर, तो लैब में ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, लैब में ही करते हैं सारे जो भी कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट हैं वो हम लोग लैब में करते हैं। बाकी बात कुछ तो धुरंधर बाहर भी कर लेते हैं, अब उनका क्या कहना। ठीक है, तो अगर आप ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं पहले चरण में, तो दूसरे चरण में हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करते हैं, नियंत्रित प्रयोग करते हैं। ये कैसे किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बोले कि आपने देखा, ऑब्जर्व किया कि वर्षा हो रही है, वर्षा होती है साल साल में, जुलाई अगस्त महीने में वर्षा होती है, हर एक साल जुलाई अगस्त महीने में वर्षा होती है। तो आप दिमाग लगाएं कि ये कैसे होती है, चलो हम करके देखते हैं। तो आप लैब में गए और गैस को चालू करके एक तसली में पानी को गर्म करके और उसके ऊपर में ढक्कन एक रख दिए। ठीक है, तो पानी जब गर्म होती है तो आपको पता होना चाहिए पानी गर्म होने के बाद, ठीक है, पानी गर्म होने के बाद वो वाष्प में बदलती है और वाष्प जाके उस ढक्कन पे जाके बाबू सटते जाता है। ठीक है, और सटने के बाद वो ठंडा हो जाने की वजह से वो द्रव में चेंज कर जाता है। देखो, गर्म हुआ पानी तो वो वाष्प में बदला, वाष्प जाके किससे चिपक गया, उस ढक्कन से। ठीक है, और जैसे ही बाबू, जैसे आप देखते होंगे चावल वगैरह डबकते रहता है तसली में, जब खाना बनाते हैं, भात बनाते हैं समझ लीजिए बाबू, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप जैसे ही ढक्कन को ऊपर उठाते हैं तो आप देखते होंगे उससे पानी क्या होने लगता है, गिरने लगता है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट हो गया। ठीक है बच्चा, मैंने ऑब्जर्वेशन क्या करा कि वर्षा क्यों हो रही है, और उसका मैंने क्या करा, एक्सपेरिमेंट करा। ठीक है, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करा। तीसरा जो स्टेप है वो है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रीजनिंग। हिंदी में इसको बोलेंगे तो मात्रात्मक एवं गुणात्मक तत्व। देखो, मात्रा का मतलब होता है संख्या। ठीक है, कितनी मात्रा में थे, आप सुने होंगे, कितने लोग थे, कालिया, सुने है ना ये वाला डायलॉग। तो ये मात्रा, और एक है गुणात्मक तर्क। गुणात्मक तर्क का मतलब गुण, कैसा। ठीक है, रूप रंग ये सब देखेंगे। तर्क का मतलब होता है रीजनिंग। ठीक है, कि दिमाग नहीं लगाता है यार तुम। ठीक है,
तो पहला स्टेप में ऑब्जर्वेशन आप लोग कर लिए, दूसरा स्टेप में कंट्रोल एक्सपेरिमेंट कर लिए, ठीक है। तीसरा में हम लोग पहले गुणात्मक तर्क को समझते हैं और उसके बाद मात्रात्मक तर्क को समझेंगे। क्वालिटेटिव इसको बोलते हैं, क्वालिटेटिव रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ठीक है। तो क्वालिटेटिव रीजनिंग में और क्वांटिटेटिव रीजनिंग में क्या होगा सर, तो जैसे समझिए कि ये जो रेनबो क्यों बनता है, आप ये अगर हम पहले अवलोकन किए तो इसके बाद एक्सपेरिमेंट कर रहे हो अगर, तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप। रेनबो आप खुद घर पे भी बना सकते हैं, उसके लिए आपको फव्वारा लेना पड़ेगा, ठीक है, और उसे लाइट गुजारना पड़ेगा, तो आप देखेंगे कि रेनबो बन रहा है, ठीक है। तो ये भी एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट हो गया। उसके बाद हम लोग क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रीजनिंग करते हैं, तर्क लगाते हैं। तो वो कैसे लगाते हैं, देखिए। तो जैसे कि आपको जब पता चल गया कि ये जो इंद्रधनुष है ऐसे बनाए जा सकते हैं, आप एक्सपेरिमेंट कर लिए, तो आप ध्यान से देखिएगा। जैसे हमारा जो रेनबो बनता है वो किस टाइप से बनता है, कैसे बनता है। ये सन जो है वो वर्षा की बूंदों पे पड़ता है, ठीक है, वर्षा की बूंदों पे पड़ा, तो यहाँ पे मान के चलिए हमारा रेनबो बन रहा है, ठीक है। आपको अगर यहाँ से देखना है, अर्थ से देखना है, तो ये रेनबो पता है कितना डिग्री पे बनना चाहिए बबुआ, ये रेनबो बनना चाहिए आपका 42 डिग्री पे, ठीक है। तो ये सन जो था ना वो टूट गया कितने रंगों में, इस रेनबो बनने के चक्कर में कितने रंगों में टूट गया, 7 रंगों में टूटा। तो ये जो 7 रंगों में टूटने का जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गुणात्मक तर्क। और ये कितना डिग्री पे हमको दिखाई दे रहा है, ये वाला हो जाएगा मात्रात्मक तर्क, ठीक है। और ये चौथा जो हमारा केस है वो मैथमेटिकल मॉडलिंग। देखो हम लोग डिफरेंट फेनोमेनन से समझने का प्रयास कर रहे हैं इन सभी साइंटिफिक मेथड्स को, ठीक है। तो पहला ऑब्जर्वेशन समझ में आ गया, दूसरे बाद हम लोग कंट्रोल एक्सपेरिमेंट कर लिए, तीसरे बात हम लोग मात्रात्मक और गुणात्मक तर्क लगाए कि ओ हो सूरज के प्रकाश में 7 रंग होता है, वहीं से टूट जाता है। तो 7 रंग ये गुण को दर्शाया ना, कि तुम काला हो, तुम मगरेला जैसा हो, तुम सरसों जैसा हो, जो भी हो, तो ये गुण बताया ना। उसी तरह से हम क्या गुण लगाए, क्या दिमाग लगाए कि ओ हो सूरज के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, इसी वजह से वो टूटा, ठीक है। और हम लोग कितना डिग्री पे देख सकते हैं उसको, तो उसको देखने के लिए हम लोग को 45 डिग्री पर हमारी आइज होनी चाहिए, ठीक है, तभी हम उसको देख पाएंगे रेनबो को, अन्यथा नहीं देख पाएंगे, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। चौथा हमारा मैथमेटिकल मॉडलिंग। अब जब हम मात्रात्मक और गुणात्मक तर्क लगा लेते हैं तो उसके बाद हम लोग फॉर्मुलेशन करते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं। मैथमेटिकल मॉडलिंग का मतलब होता है बबुआ फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं। जैसे हम लोग एक फॉर्मूला बनाएं, F बराबर Gm1m2/r², दो मास के बीच में लगने वाला बल, ये गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। एक फॉर्मूला हम लोग बनाएं और इस फॉर्मूला की मदद से फिर हम लोग क्या करते हैं, तो जैसे मैथमेटिकल मॉडलिंग में क्या हुआ, हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। अब वो फॉर्मूला हो सकता है सही भी हो या फिर गलत भी हो, ठीक है। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रेडिक्शन लगाते हैं कि अच्छा से ये फॉर्मूला क्या और जगह पे भी काम किया जा सकता है, ठीक है। तो मान के चलिए फॉर्मूला की मदद से हम या फिर आप ये सुने होंगे कि आज सूर्य ग्रहण लगा हुआ था, सोलर इक्लिप्स लगा हुआ था। तो सूर्य ग्रहण लगा हुआ था, तो आप कितने दिनों के बाद फिर सूर्य ग्रहण लगेगा। तो मान के चलिए हम लोग दिमाग लगा लिए, मैथ से फार्मूला लगा लिए, स्पीड इतना है सूर्य के, पृथ्वी का इतना है, चंद्रमा का इतना है, तो इतने दिनों के बाद फिर आके मिल जाएगा, 20 वर्ष के बाद, 40 वर्ष के बाद, 20 वर्ष के बाद मान के चलिए जो सूर्य ग्रहण है वो फिर लगने वाला है। आपने कुछ फार्मूले की मदद से आप प्रेडिक्ट कर लिए, ठीक है। तो 5वां जो स्टेप है ना वो प्रेडिक्शन है। प्रेडिक्शन का मतलब होता है अंदाजा लगाना, ठीक है। तो 5वां स्टेप में हम लोग क्या किए, प्रेडिक्शन किए। प्रेडिक्शन करने का मतलब हम लोग क्या सोचे कि अच्छा 20 साल के बाद फिर सूर्य ग्रहण लगेगा। इवन हम लोग 100 साल तक, 200 साल तक बता सकते हैं कि हाँ कब सूर्य ग्रहण लगने वाला है, चंद्र ग्रहण लगने वाला है, ठीक है। अब सूर्य ग्रहण कैसे लगता है आपको पता होना चाहिए। सूर्य ग्रहण तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में, ठीक है, जब चंद्रमा आ जाती है, चंदा मामा आ जाती है, तो सूर्य ग्रहण लगता है,
ठीक। अब कितने सालों के बाद लगेगा, मैंने कुछ फॉर्मूला लगा के और क्या करा, प्रिडिक्शन करा कितने सालों के बाद वो सूर्य ग्रहण फिर आएगा। और अगर वो सूर्य ग्रहण लग गया उतने दिनों के बाद, 20 साल के बाद वो सच में सूर्य ग्रहण लग गया, तो समझेंगे कि आपका जो काम आप जो कर रहे थे वो वेरीफाई हो गया, सत्यापित हो गया, ये फॉर्मूला सही आपने लगाया। अगर बाबू वो सत्यापित नहीं हुआ, 20 साल की जगह पे 22 साल में लगा, तो कहीं ना कहीं आपका फॉर्मूला गलत है। आपको फिर से शुरू से इस स्टेप्स को करने की आवश्यकता है। तो अगर आपका एक्सपेरिमेंट सही हो गया, आपने जो फॉर्मूला लगाया, वो फॉर्मूला लगाने के बाद आपका जो नेचर की जो घटनाएं जो हैं वो सही टाइम से घटित हो गई, तो हम कहेंगे कि वो चीज़ जो है ना वो वेरीफाई हो गया। और अगर वो नहीं घटा तो कहेंगे फॉल्स हो गया, मिथ्याकरण हो गया, झूठ हो गया। तो आपको फिर से शुरू से वो सारी चीज़ें फिर क्या करना पड़ेगा, दोहराना पड़ेगा। ठीक है, दिमाग में गया बात। तो साइंटिफिक मेथड कितने हैं बबुआ, 6 हैं। ऑब्जर्वेशन हम लोग अवलोकन करते हैं, उसके बाद कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं, नियंत्रित प्रयोग लैब में, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रीजनिंग करते हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक तर्क करते हैं, और उसके बाद मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला बनाया, उसके बाद प्रेडिक्शन लगाए, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वेरिफिकेशन। अगर वो फार्मूला जो हम लगाए हैं, जो हम बात बोले हैं फार्मूला लगा के, अगर वो सही हो गया तो वेरीफाई होगा, और अगर वो सही नहीं हुआ तो वो मिथ्या हो जाएगी, बोले तो फॉल्सिनेशन हो जाएगा। ठीक है, ये साइंटिफिक मेथड समझ में आया। अगर आपको इसका डिटेल वीडियो देखना है तो प्रदीप छेत्रीपाल करके एक सर हैं बाबू कोटा के, उनका लिंक हम डाल देंगे। आप चाहें तो उनका वीडियो देख के लुत्फ उठा सकते हैं, जानकारी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उन्होंने और ब्रॉड तरीके से हम काफ़ी शॉर्ट में हम आपको समझाने का प्रयास की। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग समझेंगे कि स्कोप ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का क्या स्कोप है, फिजिक्स का क्या दायरा है। ठीक है, तो स्कोप का मतलब होता है दायरा। ठीक है, क्षेत्र, फिजिक्स का क्षेत्र, कितना दायरा है फिजिक्स का। ठीक है, किसी को लिखना होगा तो लिख सकते हैं भौतिकी का दायरा। ठीक है, तो बबुआ भौतिकी का दायरा जो है ना यार बहुत बड़ा है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, गाँव में कहते हैं कि गांव में तू कितना से कितना कमा ले, मैं तो 5 से 10 हज़ार रुपये कमा ले। ठीक है, लेकिन वही शहर की अगर बात करेंगे, शहर में तू कितना कमा ले, मैं तो शहर में हम 20,000 से 30,000 के बीच में कमा लेंगे। यहाँ पे सिंगल डे चलता है, वहाँ पे डबल डेली चलता है, 8-8 घंटा का 2 शिफ्ट चलता है, 1.5 डेली कर करके ऐसे चलता है, तो वहाँ पे ज़्यादा कमाने के चांसेस है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कितना फ़र्क हो जाता है। सोचो, हम यहाँ 5,000 मान के चलिए गांव में कमाते हैं, और शहर में हम जाके 45,000 कमा लेते हैं, 50,000 कमा लेते हैं, तो कितना का गैप आ रहा है, कितना का दायरा आ रहा है, तो 45,000 का। तो यही इसी को हम लोग स्कोप बोलते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स का क्या स्कोप है सर, तो फिजिक्स का बहुत बड़ा स्कोप है बाबू, इतना बड़ा कि पूछो मत। अब देखो, जैसे हमारे पास 3 फंडामेंटल यूनिट हैं, एक मास, लेंथ और टाइम, इसी के आधार पर हम बातचीत करते हैं। फिजिक्स का एरिया इतना बड़ा है कि क्या बोले हम। आप लोगों को पता होगा हमारा जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स का मतलब सुना था, ये ब्रह्मांड। ठीक है, ये बबुआ, इसका मास अगर हम मेजरमेंट करें, द्रव्यमान मेजरमेंट करें, तो अबाउट 10 to the power 55 kg आता है। किसी किसी बुक में 10 to the power 50 kg भी हो सकता है, लेकिन दिल पे मत लेना, 10 to the power 55 kg। ब्रह्मांड का मतलब सुना था ना, ये दुनिया नहीं, ये पूरा सूर्य, चंद्रमा, सारे तारे मिला के पूरे गैलेक्सी। ठीक है, तो ये पूरा ब्रह्मांड जो है ना, यूनिवर्स जो है ना, वो अगर उसका मास तोला जाए तराजू पे तो 10 के पावर 55 kg होगा, जो कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो आप लोग पढ़े होंगे 9.1 × 10⁻³ kg होता है। तो हम इस लास्ट वाला सिर्फ लिखे हैं 10 के पावर -31 kg। तो दोनों के बीच में कितना का स्कोप आ रहा है, कितना का दायरा आ रहा है, क्षेत्र आ रहा है, तो 10 के पावर 84। आप माइनस प्लस करके देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये 55 हुआ और यहाँ पे 31 जोड़ लीजिए, तो मेरे हिसाब से लगता है 6, 5 और 6 और ये 8, तो ये 86 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना बड़ा एरिया बाबू, सूक्ष्म से लेके बहुत ही विशाल द्रव्यमान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में। ठीक है, अब उसी तरह से अगर हम न्यूक्लियस के रेडियस की बात करें,
नाभिक की त्रिज्या, नाभिक के नाम सुने हैं ना, नाभिक का मतलब होता है बबुआ परमाणु के अंदर में जो एक गोलाकार रचना होती है जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, उसी को हम लोग नाभिक कहते हैं। ठीक है, तो नाभिक का अगर रेडियस आप निकालते हैं, ये नाभिक है बबुआ, देखो ये एटम है, एटम के अंदर में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो इस नाभिक का जो रेडियस होता है 10 के पावर -14 मीटर होता है। ठीक है, कोई कोई बुक में 10 के पावर -15 मीटर भी हो सकता है। तो नाभिक की त्रिज्या 10 के पावर 14 मीटर। और अगर इस पूरे ब्रह्मांड का व्यास निकाला जाए, ब्रह्मांड इस पूरे यूनिवर्स का व्यास निकाला जाए, यहाँ से यहाँ तक अगर हम चलें, देखो रेडियस में बच्चा हम लोग क्या करते हैं, रेडियस में हम लोग आधी दूरी तय करते हैं। ठीक है, लेकिन डायमीटर के केस में हम लोग पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक चलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक चलते हैं, ये डायमीटर होता है, व्यास होता है। ठीक है, तो अगर हम पूरे ब्रह्मांड की व्यास को मापें इंची टेप लगा के, तो कितना मीटर आएगा, 10 के पावर 26 मीटर। अब इन दोनों के बीच में अगर गैप देखिएगा -14 और -26 के बीच में, तो ये करीब करीब 40 के पावर पर जाएगा, 10 के पावर 40 के फैक्टर में जाएगा, जो कि बहुत बड़ा एरिया। हम लोग के जो कमाने का जो सिस्टम था वो 45,000 का दायरा था, यहाँ पे 10 के पावर 40 का फैक्टर जा रहा है। ठीक है, उसी तरह से अगर टाइम का हम एक ले लेते हैं, तो लाइफ टाइम ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, जो भी मौलिक कण हैं हमारे, उनका जीवन काल क्या होता है। मौलिक कण तो पता होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनका जीवन काल कितना होता है, 10 के पावर -10 सेकेंड, बहुत ही कम, सोचो माइनस में है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम बात बोले कि एज ऑफ अर्थ कितना होता है सर, धरती मैया की आयु कितनी होती है, तो 10 के पावर 17 सेकेंड, ये जो कि बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का अगर हम दायरा निकालें, स्कोप निकालें, तो ये कितना हो जाएगा, 10 के पावर 27 का फैक्टर निकल के आता है। तो सोचो हम लोग एकदम छोटी छोटी, मतलब फिजिक्स में एकदम छोटी छोटी चीज़ों के बारे में से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। सोचो ना, एटम कितना छोटा, न्यूक्लियस कितना छोटा, उसके बारे में भी फिजिक्स में पढ़ना है। यूनिवर्स कितना बड़ा, उसके बारे में भी हम लोग को फिजिक्स में पढ़ना है। और एक तरह से एक एक्साइटमेंट भी यहाँ पैदा होता है कि अरे यार इतना बड़ा क्षेत्र है। आप शहर में गए, ज़्यादा कमाई भी हो रही है, आप वहाँ पे मॉल देखेंगे, अरे बाप रे बाप इतना बड़ा मॉल है। आप घर देखेंगे 25 तल्ला 60 तल्ला, कहेंगे बाप रे बाप इतना बड़ा, तो आपको एक्साइटमेंट भी आएगा, अरे यार इतना बड़ा बड़ा। ठीक है, तो फिजिक्स आपको एक्साइटमेंट भी देता है। ठीक है, फिजिक्स का स्कोप भी बड़ा है, दायरा भी बहुत बड़ा, बहुत छोटे छोटे से लेके बहुत बड़े बड़े तक। तो हम इस एग्जाम्पल की मदद से, एग्जाम्पल के बाद हम ये कह सकते हैं कि बच्चा हमारा जो फिजिक्स है ना, बहुत ही छोटे छोटे चीज़ों के बारे में से अध्ययन से लेके बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में अध्ययन तक हमको समझाता है, पढ़ाता है या सिखाता है। तो भैया फिजिक्स से दोस्ती कर लो, बहुत काम आवेगा। ठीक है, जाते जाते बाबू एक हम आपको बहुत ही मोटिवेशनल शायरी सुना देते हैं, लिखा होगा बहुत सारे बुक्स में, नेट पे सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा। कहता है ना, जरा ध्यान से सुनिएगा, खुद ही करनी पड़ती है जीत की तैयारी, खुद ही करनी पड़ती है जीत की तैयारी, दुनिया साथ कम और ताने ज़्यादा देती है। ठीक है, तो अपनी तैयारी आपको बच्चा खुद ही करना पड़ेगा। दूसरों पे डिपेंडेंस रहने से ज़्यादा बढ़िया है कि आप खुद से काम करना शुरू करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने का खुद से प्रयास करें, क्योंकि थोड़े समय के लिए हो सकता है कोई साथ दे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म तक आपके साथ नहीं रह सकता है। आपकी लड़ाई जो है ना, खुद आपको लड़नी पड़ेगी। इसलिए तो कहा गया खुद ही करनी पड़ती है जीत की तैयारी, दुनिया साथ कम और ताने ज़्यादा देती है। कि हाँ तोरा से हो जीतने हमारा पता है, तो काऊ खड़ल में नहीं होगा, ऐसे कर करके बोलते हैं सभी लोग। तो आपकी लड़ाई आपको खुद ही लड़नी पड़ेगी भाई, तो लग जाओ अभी से। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, और इसी उम्मीद के साथ
आज के लेक्चर की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं हम आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओके बाय। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व, जय ब्रह्मांड।